खैरियत से हैं, ठीक ठाक। कल के लेक्चर से कोई सवाल? कल के लेक्चर में हमने सिर्फ नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड पे बात की है, ऐसी चीज़ जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर यू इन एटलीस्ट 2 एरियाज़, जो कि अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग को हमने सारा रिफ़्रेश किया और एंड पे चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पे इस किताब में मौजूद हैं। मुझे बता दें अगर तो वो सवाल करने हैं वो वही है जो कि हम पहले कर चुके होते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सिंपल मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग है, लेबर की है और इसी तरह से एक आध फिक्स्ड एसेट की या स्पेशल टूल की है। इफ़ यू वांट टू डू तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो है कर लेते हैं, बता दें करवा दें इंशाल्लाह सही कर लेते हैं। वरना एक ऑल्टरनेटिव ये था कि अगर ज़्यादा बच्चे वोट करते हैं कि नहीं करना तो मैं उसका सोल्यूशन शेयर कर देता तो हाँ यहाँ पहले ये कर लेते हैं। हाँ तो अभी भी वोट कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कि किसने करना है, कितने हैं जो कि करना चाहते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो 3 से 4 छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि इस पहले चैप्टर में नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड में मौजूद हैं कि हम कर लें उनको। ये वैसे वही हैं जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पढ़ चुके होते हैं, तो वो अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड चैप्टर में मूव करता हूँ। वरना मैं ये कह रहा था कि इसका सोल्यूशन मैं शेयर कर देता हूँ तो आप खुद अटैम्प्ट कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस कर लेंगे, वरना ये वही पुराना ही कॉन्सेप्ट है। मेरा मकसद सिर्फ रिफ्रेशर था। अच्छा अच्छा चलें कर लेते हैं, फिर आ जाए जी एग्जाम्पल्स पे आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 6 आए जी। E1 पढ़ो भाई कैसर, पेज नंबर 6। ठीक है, एक कस्टमर आपको अप्रोच करता है एक स्पेशल जॉब के लिए और वो विलिंग है कि इसके लिए आपको 22,000 पे करें। उसमें 4 मटेरियल्स की ज़रूरत है, उन 4 मटेरियल्स की डिटेल आपसे वो शेयर करता है कि वो मटेरियल्स यूनिट्स कितने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहला स्टेप होता ही है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि रिसोर्सेज चाहिए कितने, ताकि उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग कर सकें। तो उसके लिए उसने बताया हुआ है कि हमारे चारों मटीरियल्स कितने कितने दरकार हैं और हमारे पास इन्वेंट्री में कितने हैं। बुक वैल्यू ये कौन सी है जिस पे मैंने ख़रीदा था पहले, संक कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स हिस्टोरिकल वैल्यू। फिर रियलाइजेबल वैल्यू, आज मार्केट में बेचने जाएं, डिस्पोज ऑफ करने जाएं तो कितने का। और एंड पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट, आज ख़रीदने जाएंगे मार्केट में तो कितने का मिलेगा। चलें आगे, तमाम मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता है आपसे, क्या कहता है? ठीक है आगे। जी, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस वो बता रहा है 22,000 के, मैं तुम्हें विलिंग हूँ 22,000 पे करने के लिए। अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 मटेरियल्स की मुझे ज़रूरत है, मैं उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग करूँगा, देखूँगा कि इसकी रेलेवेंट कॉस्ट टोटल कितनी बन रही है। इफ़ इट इज़ लोअर दैन दैट ऑफ द प्राइस जो कि मेरे कस्टमर ने कोट की है तो फिर इट विल बी suitable for me to go for this contract, otherwise I will reject the contract। तो बिल्कुल यही सिचुएशन है और कोई उसने रिसोर्स मेंशन नहीं किया हुआ, 4 मटेरियल्स हैं, आए इनकी रेलेवेंट कॉस्टिंग करते हैं। सो देयर आर 4 मटेरियल्स, मटेरियल ए,
मटेरियल B, मटेरियल C एंड मटेरियल D. जी, so finally I'll be able to calculate the relevant cost for contract. ठीक है जी, चलें सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारे मटेरियल्स को देख लेते हैं. मुझे मटेरियल A कितना चाहिए? 1000 यूनिट्स. ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए. क्या मेरे पास ये स्टॉक में है? अब मटेरियल का वो जो स्ट्रक्चर है उसको बस जहन में आपने रखना है. मटेरियल स्टॉक में है? नहीं. इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए. इट इज़ रेलेवेंट, इट इज़ इंक्रीमेंटल. मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको खरीदना पड़ेगा. मटेरियल की दो सिचुएशंस थी, या स्टॉक में है या नहीं है. जब नहीं है खरीदना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दीज 1000 यूनिट्स? द परचेज प्राइस. ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट्स द परचेज प्राइस? 6. सो 6000, दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दीज 1000 मटेरियल A यूनिट्स. उसके बाद सेकंड वाला मटेरियल B देख लें, चाहिए कितना? 1000 यूनिट्स. अब देख लेते हैं क्या स्टॉक में कोई माल मौजूद है. बिल्कुल, वो कह रहा है 600 मौजूद है, यानी कि 400. उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? 600 तो मार्केट में सॉरी स्टॉक में है, 400 मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा. सो अगर मैं इसकी बाइफिकेशन करूं, ये जो 600 हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देता सवाल में, इसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे करेंगे? ज़हन में तो यही आता ना कि दो की शायद रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग करनी पड़े. जो 600 स्टॉक में मौजूद है, मुझे पता है मटेरियल B की इन्फॉर्मेशन क्या दी है उसने, कि अगर मैं इसको इस्तेमाल कर भी लूँ, पहली लाइन, दे वुड बी नीड टू बी रिप्लेस टू मीट आवर प्रोडक्शन डिमांड. मतलब ये इन रेगुलर यूज़ है. ये कौन सी सिचुएशन है? ऐसा स्टॉक जो मेरे पास मौजूद है लेकिन इट इज़ इन परसिस्टेंट यूज़. सो अगर मैं इसको यहाँ इस्तेमाल भी कर लूँ, मुझे किसी और जगह पे जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको इमीडिएटली रिप्लेनिश करना पड़ेगा. तो मैंने रेलेवेंट कॉस्ट क्या बताई थी उसकी? परचेज कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट. और जो बाकी 400 है वो तो वैसे ही मार्केट से ख़रीदना है, तो उसकी भी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? परचेज. इन अदर वर्ड्स 600 और 400 दोनों की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? परचेज कॉस्ट. चाहे तो इकट्ठा कर लें, चाहे तो अलग अलग लिख लें, बात एक ही है. 600 और ये मटेरियल B की परचेज प्राइस क्या है? 5. यानी 600 भी 5 पे वैल्यूड, और जो बाकी 400 है जो स्टॉक में है ही नहीं आउट ऑफ 1000 वो भी 5 पे. यानी 900 ज़रा 5 भी कर सकते हैं, सॉरी 1000 ज़रा 5 भी कर सकते हैं, 5000. ठीक है, सो 5000 हो गया. उसके अलावा मटेरियल C पे आते हैं. पहले D देख लेते हैं. D के बारे में क्या कहता है? कहता है नो अदर यूज कुड बी फाउंड फॉर मटेरियल. अच्छा नहीं सॉरी C और D दोनों प्रीवियस ओवर बाइंग के नतीजे में मेरे पास हैं, लेकिन इनका यूज़ रिस्ट्रिक्टेड सा है. जो C है उसका तो कोई और यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो अगर कोई यूज़ नहीं है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? इसको डिस्पोज ऑफ. दैट इज़ बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल. यानी मटेरियल C को डिस्पोज ऑफ करेंगे, मुझे इसकी डिस्पोजल वैल्यू की इंफॉर्मेशन गिवन है. बिल्कुल ऐसा ही. 1000 चाहिए, 700 जो कि पहले ही स्टॉक में मौजूद है और इसका कोई यूज़ और नहीं है, तो ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकता हूँ कितनी वैल्यू पे? 3 रुपये के हिसाब से. बस यही इससे हासिल हो सकता है. दिस इज़ द सेकंड बेस्ट बेनिफिट दैट आई विल बी फोरगोइंग बाय यूजिंग दीज 700 यूनिट्स इन माय गिवन कॉन्ट्रैक्ट. तो इन 700 यूनिट्स की रेलेवेंट कॉस्टिंग 3 रुपये के हिसाब से डिस्पोजल वैल्यू. लेकिन जो बाकी 300 यूनिट्स हैं, देखो 1000 चाहिए ना, 700 हैं, 300 है ही नहीं, वो तो परचेज ही करने पड़ेंगे. सो जहाँ तक जो 700 यूनिट्स का ताल्लुक है तो वो ठीक है, उसकी डिस्पोजल वैल्यू 3 रुपये के हिसाब से वैल्यू हो जाएगी. जो सर बाकी 300 हैं वो तो मुझे मार्केट से ख़रीदना ही पड़ेंगे. एंड व्हाट इज़ द परचेज प्राइस फॉर मटेरियल C? दैट इज़ 4. सो वैल्यू करके बताएं. 1200 और 2100 3300 हो गया. 3300. बिल्कुल ठीक. यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू? द लास्ट मटेरियल इज मटेरियल D. क्या कहता है मटेरियल D? ये भी पहले ओवर बाइंग के नतीजे में आपके पास पहले ही स्टॉक में मौजूद था. तो क्या कहता है? कहता है कि बट द यूनिट्स ऑफ मटेरियल D could be used in an other job as substitute for 300 units of material E which currently costs ₹5 per unit, of which company has no units in inventory at the moment. बताएं जी. पहली बात तो ये है D चाहिए कितना इस प्रोजेक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 200. और है भी स्टॉक में कितना? 200. ये रहा. इन दो की रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे करेंगे? इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ है. ये कौन सी सिचुएशन है? मटेरियल दैट इज़ ऑलरेडी इन स्टॉक बट इट हैज़ सम ऑल्टरनेटिव यूज़. मुझे पहले ये बताएं रेलेवेंट कॉस्टिंग हमने क्या सीखी हुई है इसकी? ज़्यादा बेहतर है अगर बेनिफिट फोरगोन कह दें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हम फोरगो कर सकते हैं. इट्स अ बिगर टर्म. बेनिफिट फोरगोन वर्सेस
डिस्पोजल वैल्यू फॉर, दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, दोनों में से जो हायर है दैट विल बी द सेकंड बेस्ट बेनिफिट फोरगॉन। तो इसको जरा हम थोड़ा सा अगर इवेल्युएट कर लें ना वर्किंग, तो इट विल बी बेटर। देखो अगर मैं इसकी डिस्पोजल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, कितने यूनिट्स हैं, 200। डिस्पोजल वैल्यू फोरगॉन वो सर कितनी है, 200 यूनिट्स, और ये कितने के बिक सकते हैं, 6 रुपए के। ओके, सो कितनी वैल्यू बनी, 1200। ओके, एक तो ये वैल्यू होगी। दूसरी बेनिफिट फोरगॉन, मुझे पता है बेनिफिट फोरगो क्या हो रहा है। इसको ये जो मेरा मटेरियल डी है, अगर ये यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा तो ये किसी और मटेरियल, जो कि कौन सा मटेरियल ई, उसकी जगह लग जाएगा, जो कि अभी तक एंटिटी ने खरीदा नहीं है, वरना इसको खरीदना पड़ेगा। तो अब ये देखो इस मटेरियल डी को यहाँ पे लगाने की वजह से आपको वो मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सो इसको यहाँ लगाने की एक बेनिफिट है जो कि आप छोड़ रहे हो, वो पता क्या है, कॉस्ट सेविंग दैट यू आर अवॉइडिंग। सो दैट्स अ बेनिफिट फोरगॉन। देयर इज अ कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कौन सी, इसी की जगह 300 यूनिट्स 5 रुपए के हिसाब से अब आपको खरीदने पड़ेंगे। सो दिस इज द कॉस्ट सेविंग दैट यू हैव अवॉइडेड बाय यूजिंग मटेरियल डी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉस्ट सेविंग avoided is also what, a benefit foregone. Cost saving is a benefit foregone. अब ये 300 यूनिट्स की जगह पे लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। और हर एक की प्राइस कितनी है, ये 1500 है, जो कि एक बेनिफिट है जो कि मुझे अब फोरगो करना पड़ेगा। दिस इज द कॉस्ट सेविंग दैट इज नो मोर अवेलेबल विद मी, क्योंकि अब मुझे वो खरीदना पड़ेगा। सो मुझे बताएं दोनों में से सेकंड बेस्ट बेनिफिट क्या फोरगो हुआ, 1500। सो 1500 इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ व्हाट, 200 यूनिट्स। ये ध्यान में रखें, 200 यूनिट्स की रेलेवेंट कॉस्ट है 1500। ठीक हो गया। सो टोटल कर लें, कितना बना, 11000, 14300, 15300। कैलकुलेटर मारा करें, निकालें, 15800। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना 2 + 2 के लिए भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही तो काम आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सिर्फ ऐड में। मुंशीगिरी में तो हम ज़रा अच्छे हैं, क्या ख्याल है। चलें फाइनल डिसीजन लें। क्या प्राइस कोट की थी मेरे कस्टमर ने मुझे, 22000। सिंस द रेलेवेंट कॉस्ट इज लोअर देन दैट, इट मीन्स दैट आई एम एबल टू अर्न द मार्जिन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। येस, आई विल गो फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द मार्जिन इज देयर फॉर एन अमाउंट ऑफ 6200। सो सिर्फ मटीरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग की छोटी सी एप्लीकेशन थी इस सवाल के अंदर। इसी तरह से जल्दी से हम E4 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम किसी को हो, दस 15 सेकंड लें, नोट करना है तो नोट कर लें, फिर मैं आगे चलूँ। ये सोल्यूशन ही तो है, नहीं इसका नहीं, एग्जाम्पल्स का नहीं है, ये तो मैंने चांस पर रखा था कि बच्चों की सूरत हाल देख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर नया सब्जेक्ट है ना, तो अंदाज़ा नहीं है कि बच्चा अपनी मैच्योरिटी लेवल पे कैसा कैसा। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम सेव हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कर लेना। टेक योर टाइम, हैव द स्क्रीनशॉट, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। चलें आगे, चलो E4 पढ़ो, कैसर पढ़ो। बताएं ज़रा, 2 सेकंड में जवाब दें इसका मुझे। ये सिचुएशन कौन सी है, एक एसेट, फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टिंग मेरे पास पहले ही मौजूद है, ऐसा ही है, पहले ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था, 1,25,000 का। वैसे कह रहा है कि अभी उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है, 25। ये दोनों इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, पहले ख़रीदा था, संक कॉस्ट, WDV, मैंने क्या करनी है। क्या चीज़ रेलेवेंट है, कल पढ़ा था कि एक एग्जिस्टिंग एसेट
मुझे किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या वैल्यू उसकी रेलेवेंट ले सकता हूँ? देखो अभी जब मैं इसको, देखो ये प्रोजेक्ट कितनी देर चलेगा? 6 माह। आज मैं जब इस एसेट को इस्तेमाल करूंगा तो मैंने टेक्निकली क्या चीज़ फोरगो की है? डिस्पोजल प्रोसीड्स। अभी कितने का बिक सकता है? 17,500, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको रिलीज करूंगा इस एसेट को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं कितने का बेच सकता हूँ? 10,000। टेक्निकली व्हाट इज द नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स दैट आई फोरगोन? 7,500। कल जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट नहीं बताई थी कि इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस मशीन है, डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगोन नाउ या टुडे कह लें, कितनी फोरगो हो रही है? 17,500, दैट इज द कॉस्ट। और फिर एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स रिकवर्ड एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10,000। तो कितनी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगो हुई हैं जी? नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगोन। इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज और है नहीं, वरना मैं इन दो को कंपेयर करता आपस में। याद है ना, मैंने कल बताया था कि अगर ये एसेट कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता था और कोई बेनिफिट जनरेट कर सकता था, तो उस बेनिफिट और इस नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगोन को कंपेयर करना था। दोनों में से जो हायर था, दैट वुड हैव बीन द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस मशीन फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ 6 माह का है, इसीलिए मैंने एक ही साल में डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगोन और जो रिकवरी है वो एक ही साल में एडजस्ट कर दी है। यही अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन होता 5 सालों पे, तो फिर जो डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगोन है वो टाइमलाइन पे अभी प्लेस करता आउटफ्लो, और जो डिस्पोजल प्रोसीड्स रिसीव होनी थी एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ये कहाँ प्लेस हो जाना था? 5वें साल पे जाकर। बस ये फर्क है। पॉइंट क्लियर है? सो यही कह रहा था, कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन टू दिस प्रोजेक्ट। सो मैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 7,500 की कॉस्ट चार्ज करूंगा इस मशीन की मद में। जी E2 एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो कैसे? चले इसको एक दफ़ा खुद पढ़ें, 10 सेकंड लें, 10-15 सेकंड, फिर इसको डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। रिवीजन कर रहे थे, हालांकि बेसिक का एक बड़ा अच्छा सवाल। जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 डिपार्टमेंट की लेबर की सर्विसेज हमें चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट में जो लेबर स्टाफ है उसकी जो ऑर्स है उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट हमें करनी है, ठीक है।
तीनों डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक बात जो कल मैंने जान के नहीं बताई थी, मैंने कहा पता नहीं शायद कल सवाल करें, नौबत आए ना आए, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सवाल कर रहे हैं। कल हमने लेबर की कितने वेरिएंट्स देखे थे जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात कर रहे थे? 4 था ना। पहला कौन सा था? जिसमें फिक्स्ड रेट तय है उनके साथ और स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, ठीक। सेकंड था फिक्स्ड रेट तय है उनके साथ, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो वर्ड होता ना कि अगर सवाल में कभी भी वो मेंशन कर दे कि यार स्पेयर कैपेसिटी इज़ अवेलेबल, इतनी इन्फॉर्मेशन ही मेंशन कर दे, ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लाइड होता है कि ये वेरिएंट 1 है, यानी कि फिक्स्ड आवर्स के लिए पेमेंट फिक्स्ड उसके साथ तय कर दी गई है और स्पेयर घंटे अवेलेबल हैं। सो रेलेवेंट कॉस्ट इज़ व्हाट फॉर दोज आवर्स? 0, ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी सवाल में सिर्फ अगर उसने ये मेंशन कर दिया ना कि रेट पर आवर है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका रेट पर आवर है तो ये वेरिएबल हो गया, नहीं। आपने जो लेबर की पेमेंट की टर्म्स हैं उसको थोड़ा स्टडी करना है। अगर हम पहले डिपार्टमेंट की बात करें तो ज़रा पढ़ो ज़रा इसको, क्या कहता है? कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 200 घंटे ऑफ वर्क इन डिपार्टमेंट 1, वर्क फोर्स इज पेड, वर्क फोर्स को पे किया जाता है 16 रुपये पर आवर फॉर अ फिक्स्ड 40 आवर वीक, यानी कि 40 घंटे पर वीक के हिसाब से अगर आप 16 से ज़रब दो तो ये कितना बनता है? 2400 कितना बनता है? 24 को सॉरी 40 को 16 सॉरी बिल्कुल 640 सो 640 की पेमेंट पर वीक दैट इज फिक्स्ड, दैट इज अग्रीड विद योर लेबर फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनसे 40 घंटे काम लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते। और आगे वो क्या कह रहा है, वर्ड यूज कर रहा है, कहता है स्पेयर कैपेसिटी इज अवेलेबल, उसने बताया नहीं है कि कितनी है। सो ये बताना इनफ है सवालों में एकेडमिकली। अगर वो ये कहता है कि स्पेयर कैपेसिटी इज अवेलेबल, इसका मतलब है कि अब जो घंटे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो उसी स्पेयर कैपेसिटी में से इस्तेमाल हो जाएंगे, जिसके लिए कोई इंक्रीमेंटल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दीज आवर्स फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी निल। अब जाहिर है एक हफ्ते में 40 घंटे हैं, अब पता नहीं कितने इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने स्पेयर हैं और कितने वीक्स का टाइम जो है वो चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन ये बताना मोर देन इनफ है। सो फॉर डिपार्टमेंट 1 द रेलेवेंट कॉस्ट इज 0, दैट विल फॉल इन द वेरिएंट 1। तो मैंने बेसिक चीज़ बताई है, स्पेयर कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी जब हो आपने यही अज्यूम करना है कि द पेमेंट एग्रीड विद देम इज फिक्स्ड फॉर द सर्टेन फिक्स्ड आवर्स एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी घंटे चाहिए वो उस स्पेयर कैपेसिटी में से इस्तेमाल हो जाएंगे। नथिंग इंक्रीमेंटल वुड बी पेड टू द लेबर, दैट्स इट। चलें अब जरा डिपार्टमेंट 2 को स्टडी करते हैं। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 100 घंटे इस डिपार्टमेंट में से चाहिए, यहाँ पे वर्कफोर्स को पे किया जाता है 24 रुपये पर आवर, बस आगे उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट इज करेंटली वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, ये यहीं तक पढ़ के क्या लग रहा है कौन सा वेरिएंट है? 4th रेट पर आवर है, आगे उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे तो मैं अज्यूम करूंगा कि यार वेरिएबल रेट ही है। वो तो मैं कह रहा था कि सिर्फ क्योंकि देखो ऊपर वाले केस में उसने ठीक है कहा हुआ है कि 16 रुपये पर आवर है, लेकिन आगे उसने ये भी तो मेंशन कर दी है कि फिक्स्ड 40 आवर वीक। इसका मतलब है यहाँ पे जो वेज की कैलकुलेशन है ना पहले वाले में, वो फिक्स्ड पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, वो सिर्फ पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको वो बता रहा है कि जो हमने रेट लेबर के साथ एग्री किया था ना वो पर आवर 40 घंटों के हिसाब से ₹640 उनके साथ ये एग्री हुआ है टेक्निकली स्पीकिंग। ये सिर्फ उसने इस टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोवाइड किया ये वाला रेट पर आवर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जब भी पर आवर मेंशन होता है तो वो वेरिएबल ही होता है, लेकिन पहले में साथ एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये फिक्स्ड 40 आवर्स वीक के लिए हम 16 रुपये पर आवर रख रहे हैं। सो सेकंड में यस इट इज़ वेरिएबल। सो डिपार्टमेंट फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो ये कौन सा वेरिएंट है? वेरिएंट 4। देखो रेट कौन सा तय हुआ? वेरिएबल। और वर्क क्या जो लेबर आवर्स हैं वो अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है। अच्छा आओ जरा देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है द कंपनी कुड आस्क द वर्क फोर्स टू डू ओवर टाइम वर्क paid for at normal rate per hour plus 50% overtime premium. Alternatively, the workforce could be diverted from other work that earns a contribution of ₹8 per hour. ये देखो कल मैंने आपको ये बात बताई थी, मैंने कहा था कि इस सिचुएशन में पहले तो ये ज़हन में रख लें ये एक ऐसी लेबर है जिसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है। तो यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? समेशन ऑफ 2 थिंग्स। एक तो जो तुमने इनको पर और जितना इंगेज करना है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी पेमेंट, प्लस
बेनिफिट फोरगॉन। अब ये बेनिफिट फोरगॉन भी हो सकता है अगर तुम डाइवर्ट करना उनको पसंद करते हो, ये ओवर टाइम भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट, ये आपने डिसीजन लेना है कि डाइवर्ट करके यहाँ लेके आना ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल है या ओवर टाइम वर्क करवाना वो ज़्यादा वायबल है। सो इट इज़ बेसिकली अ रेलेवेंट कॉस्टिंग, अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग का पहलू भी इसमें शामिल है। तो ये देखें इसको हम कैसे करेंगे वैल्यू, आए एक वर्किंग बनाते हैं जी। वर्किंग नंबर 1, एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं डाइवर्ट कर लूं लेबर को जी, डाइवर्ट द लेबर फ्रॉम द वर्क दैट दे आर करंटली डूइंग। तो एक तो आपकी जो नॉर्मल पेमेंट उनको होगी वो क्या होगी, बिल्कुल कितने घंटे काम करने हैं पहले तो ये देखें 100, और क्या रेट नॉर्मल तय है 24, सो इट मेक्स 2400 प्लस इसके अलावा मैं जब डाइवर्ट करके यहाँ पे लेके आऊँगा ये डायरेक्ट पेमेंट हो गई, वो क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। यही तो कल सीखा था, जिसका ऑल्टरनेटिव यूज है तो उसका जो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है वो समेशन होता है बेनिफिट फोरगॉन के और डायरेक्ट पेमेंट के। जी सर बेनिफिट फोरगॉन जब डाइवर्ट करके यहाँ पे लाएंगे 100 घंटे, हर घंटे के एवज कितना कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते थे 8 रुपए, तो 100 घंटे के एवज कितना हासिल कर सकते थे 800। सो आई हैव फोरगॉन 800 रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय डाइवर्टिंग 100 आवर्स टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। कितना बना 3200, बिल्कुल ठीक। वर्सेस अगर मैं ओवर टाइम वर्क करवा लूँ अपनी लेबर से, यानी उनसे छुड़वाऊँ कुछ ना कि वो भी काम करें, उसके बाद ओवर टाइम यहाँ मेरे साथ लगाएं आके। सो यहाँ पे देखो उसकी कॉस्टिंग भी कर लेते हैं भाई। नॉर्मल पेमेंट तो मैंने करनी ही करनी है, वो तो दोनों सूरतों में करनी है। क्या ख्याल है 100 घंटे 24 रुपए के हिसाब से मैंने पे करना ही करना है। हाँ उसके बाद ओवर एंड अबव मैंने प्रीमियम भी पे करना है, एग्रीड। ओवर टाइम प्रीमियम 50%। भाई यही जो घंटे हैं जिनको 24 हिसाब से पे कर रहा हूँ 50% इसका प्रीमियम, तो वो 1200 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और ब्रेक भी कर सकते हो। बहरहाल वो एक कॉस्ट की बात है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। टोटल करेंगे तो कितना बनता है 3600। सो विच ऑप्शन इज मोर फाइनेंशियली फिजिबल फॉर यू, आप डाइवर्ट कर लें, ठीक है। ऑप्शंस दोनों हैं। सो ओवर टाइम वर्क करवाने की बजाय डाइवर्टिंग द लेबर फॉर योर given contract is more financially viable, so the relevant cost is 3200। यही अगर सवाल में बस यही कह देता कि यार मैंने ये फैसला किया है कि मैं लेबर को डाइवर्ट करके यहाँ पे लेके आऊँगा, तो मैं चुप करके डाइवर्ट की वर्किंग करता और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्लेस कर देता। लेकिन उसने चूंकि ऑप्शन दे दी कि मैं ओवर टाइम भी वर्क करवा सकता हूँ, इसका मतलब है डिसीजन आप पे छोड़ा है उसने। सो सिंपल कॉस्टिंग के अंदर फैसला किस बेस पे करना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कल भी हमने बात की थी, चाहे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है चाहे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। यहाँ तक कोई इशू? चल डिपार्टमेंट नंबर 3 यहाँ पे क्या कहता है, कहता है इस डिपार्टमेंट के 300 घंटे चाहिए और यहाँ पे वर्कफोर्स को पे किया जाता है उतना ही रेट है 24 रुपये। लेबर इन दिस डिपार्टमेंट यहाँ भी शॉर्ट सप्लाई में है, यहाँ बहुत काम कर रही है जी। एंड ऑल द अवेलेबल टाइम इज करंटली स्पेंट मेकिंग प्रोडक्ट जी विच अर्न्स द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। ये वही बात है जो मैं भी करके हटा हूँ, यानी कि यहाँ भी ऐसी ही लेबर है, फुल टाइम काम कर रही है और वेरिएबल पेमेंट होती है। और यहाँ पे क्या है, ये लेबर क्या कर रही है, प्रोडक्ट जी बना रही है। यानी बजाय इसके, पहली बात ओवर टाइम की तो डाटा ही नहीं दिया हुआ। सो द ओनली थिंग इज कि मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि ये डाटा डायरेक्टली देता कि हर घंटे के इवज कितना कंट्रीब्यूशन फोरगो हो रहा है, उसने प्रोडक्ट जी की ना छोटी सी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है ताकि आप वो कैलकुलेट करो पहले और फिर उसके बाद आप वैल्यूएशन कर लें। ये देखो वर्किंग 3 करते हैं जी। कौन सा वेरिएंट है लेबर का, 4th। रेट वेरिएबल पे हो रहा है एंड लेबर आवर्स आर नॉट अवेलेबल। सो बिल्कुल उसी तरह सर नॉर्मल पेमेंट करेंगे। कितने घंटे चाहिए 300 और हर एक की नॉर्मल पेमेंट रेट क्या है 24। कितनी वैल्यू बनी 300 × 24 7200। और इसके अलावा क्या कुछ फोरगो होगा, बिल्कुल। यहाँ डाइवर्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जी से इन 300 घंटों के इवज कितना कंट्रीब्यूशन फोरगो होगा वो कैलकुलेट करेंगे, ऐसा ही है ना। ये देखें प्लस कंट्रीब्यूशन फोरगॉन फ्रॉम प्रोडक्ट जी, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 इंटू कंट्रीब्यूशन पर और मुझे चाहिए, पिछले सवाल में गिवन था, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल। मुझे प्रोडक्ट जी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है और मुझे ये भी बताया हुआ है कि कितने आवर्स पर यूनिट है।
So by dividing contribution per unit with hours per unit, you can calculate contribution per hour. तो मैं यहीं पे अगर यहाँ पे कर दूँ कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, और ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और आवर्स पर यूनिट 2 है. सो इट इज़ ₹10 पर आवर. सो 1 घंटा डाइवर्ट करने से फ्रॉम प्रोडक्ट जी टू हेयर यू आर गोइंग टू लूज ₹10. सो 300 घंटे डाइवर्ट करके कितना लूज करेंगे? 3000. इट मेक्स अ टोटल ऑफ 10,200. चलें इसको यहाँ प्लेस कर लेंगे. 10,200 टोटल कितना बन गया? 13,400. सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट घंटे रिक्वायर्ड हैं, उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग की तो मालूम हुआ कि मुझे 13,400 की लेबर की कॉस्ट पड़ रही है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. मैंने सिर्फ वो लेबर के घंटे यूज़ किए हैं जो कि इंक्रीमेंटल हैं, कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे ना जाता तो वो वाले घंटे मुझे इस्तेमाल ना करने पड़ते. कोई सवाल, कोई इशू, कोई पॉइंट? E3 पढ़ दो, ये होम असाइनमेंट है, सोल्यूशन में शेयर कर दूंगा. सिंपल है, पढ़ो. ठीक है, इट्स अ सिंपल वन. ये जो अभी डिपार्टमेंट 2 की रेलेवेंट कॉस्टिंग किया उसका छापा है, थोड़ा सा सिर्फ वेरिएंट है. डिपार्टमेंट 1 2 दोनों मिला के पूछा मैं उसने. मुझे बताओ कितने घंटे चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 1400 चाहिए. अच्छा, इन्फॉर्मेशन आप दोनों की देता है. 500 कौन से हैं जो कि स्पेयर हैं, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट नील. अभी बात हुई है जिसके बारे में कह दे, जिन घंटों के बारे में कि इसकी ये स्पेयर कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि ये वो घंटे हैं जिसकी पेमेंट उनको फिक्स्ड हो रही है, चाहे वो 500 घंटे इस्तेमाल हो चाहे ना हो. ये अभी मैंने बात की है. सो ये जो 1400 घंटे की कॉस्टिंग करोगे जब तुम, तो ब्रेक करो, 500 की रेलेवेंट कॉस्ट इज नील. जो बाकी 900 है इस पर तुमने फैसला करना है. और फैसला पता कैसा है? डिपार्टमेंट 2 वाला, चाहो तो डाइवर्ट करके ले आओ लेबर को, वर्सेस चाहे तो ओवर टाइम वर्क करवा लें. बिल्कुल वही उसकी एग्जांपल है, यही वो बात कर. सो 900 की रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो होगी, वो मैं फैसला कर लूँगा. दोनों में से जो कम कॉस्टली होगा मैं उसकी तरफ मूव कर जाऊँगा. दैट इज़ द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दीज 1400 आवर्स. सो आई विल शेयर द सोल्यूशन, ग्रुप में शेयर कर दूँगा. ठीक है जी, होम असाइनमेंट आप. चलो जी, मेन चीज़ पे आए. जी, let's formally start the long term decision making portion that is technically called as investment appraisal. इसको project appraisal भी बोला जाता है. आपकी MFA की जो किताब है ICAP की, उसका ये आखिरी चैप्टर है.
ठीक है जी, चैप्टर नंबर 17 हम इसको सबसे पहले कर रहे हैं। रीज़न मैंने आपको बताई है, पूरी तमहीद बांधी है। रेलेवेंट कॉस्टिंग के ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं। एक शॉर्ट टर्म पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म आप पढ़ने लगे। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कल भी बात हुई थी, थोड़ी सी मैंने इस पर बात की है, अब डिटेल में होगी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्यों कहते हैं, नाम से जाहिर है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शुरू में ये जितने भी अब प्रोजेक्ट्स का जिक्र आता रहेगा आपके सामने, इनमें शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको होती हुई नज़र आएगी, और फिर इन द फ्यूचर देयर विल बी नेट प्रॉफिट्स कह सकते हैं, नेट कैश इनफ्लोज कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम पढ़ के आ चुके हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग में कैश फ्लोज का जिक्र होता है, प्रॉफिट्स नहीं होते। ठीक है, तो बहरहाल नेट कैश इनफ्लोज प्रोजेक्ट से फ्यूचर में अराइज होंगे, इसको नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज भी कह सकते हैं, अभी मिसालें भी आपको दूंगा। फ्यूचर में अराइज होंगे एंड यू हैव टू अप्रेज देम, क्या करना है, इवेल्युएट अप्रेज करना है, और फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे करना है। कल हमारी बात हुई थी कि जब फाइनेंशियल इवेल्युएशन की बात हो तो डिसीजन मेकिंग जब करते हैं तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन या अप्रेजल करेंगे, और क्या देखेंगे कि यार ये जो प्रोजेक्ट जिसमें आज मैं ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और फ्यूचर में ये नेट कैश इनफ्लोज मुझे रिसीव हो रहे हैं, क्या इस प्रोजेक्ट की तरफ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक आसान अंदाज समझने का क्या है कि भाई इस प्रोजेक्ट से जो फ्यूचर में मुझे नेट कैश इनफ्लोज रिसीव होने हैं, अगर वो मेरे आज की कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हैं तो इन्वेस्ट कर लो, वरना रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। समझ में आती है, मोटी मोटी ज़बान में बात कर रहा हूँ, अभी मैंने डिटेलिंग में टेक्निकलिटीज़ में गया ही नहीं हूँ। तो यही फीचर होता है। एक और चीज़ भी ऐड कर लो कि भाई जो शुरू में तुम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड पे वो तुम्हें कुछ डिस्पोजल वैल्यू भी रिटर्न करेगा, कुछ ये वैल्यू भी एंड पे तुम्हें इनफ्लो के तौर पर नज़र आ रही होगी, आएगी ना। जैसे कल हमने बात की कि भाई जो भी प्रोजेक्ट है मुझे उसके लिए शुरू में कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जो कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इट विल बी एज्यूम्ड कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, डिस्पोजल वैल्यू मुझे रिसीव हो जाएगी। हमने फिक्स्ड एसेट पे बात भी ये की थी, सर डेप्रिसिएशन करें दफ़ा, हमने उसको देखना ही नहीं है, कैश पे बात करें। जब उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी शुरू में आउटफ्लो ले लो, जब उसे डिस्पोजल वैल्यू मिलेगी एंड पे इनफ्लो ले लें, दैट्स इट, और हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो ये शक्ल होगी हमारे इन्वेस्टमेंट्स की, हमारे प्रोजेक्ट्स की, इसको अप्रेज करना, यही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, यही प्रोजेक्ट अप्रेजल का नाम है। अच्छा, मिसाल फॉर एग्जांपल कल भी मैंने बात की थी, जैसे आप कमर्शियल पार्किंग प्लाजा की बात कर लें, ये भी मैंने मिसाल यहाँ पर रखी हुई है। एक कमर्शियल पार्किंग प्लाजा जो को आप खड़ा करते हो किसी भी जगह पे, शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्कुल होगी। आपको पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, आपको पूरी की पूरी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी करनी है, सो दैट विल बी अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग। इन द फ्यूचर क्या होगा, नेट प्रॉफिट्स कैसे जनरेट होंगे, जैसे किसी भी बिजनेस में होता ही है। नेट प्रॉफिट्स कैसे जनरेट होंगे, जो पार्किंग से फीस रिसीव होगी पर डे बेसिस पे नंबर ऑफ व्हीकल से, दैट विल बी द ऑपरेशनल रेवेन्यू। और जाहिर है एक दफ़ा पार्किंग प्लाजा बना के छोड़ नहीं देते, उसकी अपकीप, उसकी रनिंग, मेंटेनेंस, ये सब शामिल होता है। रात के टाइम ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह जलती हैं, इवन वहाँ पे वैसे सफाई वगैरह का काम वो सब चल रहा होता है। सो उसके भी कुछ ऑपरेशनल खर्चे हैं जैसे किसी भी बिजनेस के होते हैं। सो इन ईच ईयर देयर विल बी रेवेन्यूज, इन ईच ईयर देयर विल बी सम कॉस्ट्स, जो कि दो ही कैटेगरीज में होंगी, या वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे बनाने की कोशिश करूँ जनरली स्पीकिंग, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये देखो ज़ीरो, और हम इसी तरह से इसकी अप्रेजल भी करेंगे। ये एक शुरू में हम एक स्ट्रक्चर से अपने आप को फेमिलियर कर लेते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। ये देखें, सेल रेवेन्यू लेस, फॉर एग्जांपल अब मैं ज़रा कॉस्ट को थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ। मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो सकता है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट अदर देन दैट भी हो सकती है। और भी आइटम्स हैं, अभी मैं उनको नहीं छेड़ रहा, अभी मैं बड़ी जो से कहते हैं ना कि एक बर्ड्स आई व्यू आपको दे रहा हूँ। सो ऑल ऑफ दीज आइटम्स दे विल एनेबल यू टू कैलकुलेट व्हाट, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एग्रीड। और ये शुरू कहाँ से होंगे, ये पहले साल से शुरू होंगे। जाहिर है आप मैंने जो बिजनेस शुरू किया है तो साथ ही तो सेल नहीं होनी शुरू हो जाएंगी, क्या ख्याल है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस तरह से ये तुम्हें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नजर आएगा, आगे भी ऐसा ही है ये सारे का सारा, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे मूव नहीं कर।
सो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो कि हर साल तुम्हें रिसीव होंगे अपने प्रोजेक्ट से, और कुछ तुम शुरू में क्या करोगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और ये देखो साथ ही डिस्पोजल वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। शुरू में ही मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दूंगा जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जीरो से क्या मुराद है, आज, टुडे there will be a capital investment, and then when the project will end, when the project will lapse, there will be what, a disposal value here. Disposal value क्या है, inflow. So inflow को सर पॉजिटिव डिनोट करते हैं, जो आउटफ्लोज है उसको नेगेटिव डिनोट किया जाएगा. दैट इज द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग. दिस इज द मेन फॉर्मेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. तो जाहिर है और कोई आइटम्स भी हो सकती हैं, अभी तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. दिस विल गिव मी व्हाट, नेट कैश फ्लोज दैट आर अराइजिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. तो हम कह सकते हैं ये हमारे सारे कैश फ्लोज होंगे. अभी हम इस पर बात थोड़ा आगे चल के करेंगे. ये स्टाइल होता है किसी भी बिजनेस का. अब आप इसको अप्लाई कर दो किसी भी बिजनेस के ऊपर. आप रिटेल स्टोर पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे अप्लाई कर दो. शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में क्या है, तुम चीज़ें खरीद के बेचोगे एज इट इज़. तो जो चीज़ें खरीदी हैं उसकी कॉस्ट यहाँ पे, आगे जो बेच रहे हो सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे, और दीगर इसके अलावा बिजली के खर्चे, यूटिलिटीज़, वो सब यहीं पे क्लासीफाई होंगे. एग्रीड. इसी तरह से तुम किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीज़, ये एकेडमी पे, किसी कमर्शियल यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर लो, कमर्शियल कॉलेज पे यही मामला है. शुरू में ये जो जगह जगह पे पंजाब कॉलेज या अलाइड स्कूल खुलता है, फ्रेंचाइज सिस्टम है, तो वो जगह जब एक जगह पे कोई अलाइड स्कूल खोलना होता है तो उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनती है कि शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी. सर बिल्कुल होगी, ये यहाँ पे ये पड़ी हुई है. वो जगह लेनी, बिल्डिंग खड़ी करनी, वट एवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, फर्नीचर लेना, तमाम चीज़ें. और फिर उसके बाद फ्यूचर में बच्चों से निचोड़ा जाएगा रेवेन्यू. क्या ख्याल है, फीस कलेक्ट की जाएगी और उसके खर्चे क्या हैं. ठीक है, वहाँ मटेरियल नहीं होगा क्योंकि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, वहाँ पे मटेरियल नहीं है, उसकी जगह और चीज़ें हैं. उस्तादों की सैलरियाँ, ठीक है, जेनेटोरियल स्टाफ है उनकी सैलरियाँ हैं, फिर ज़ाहिर है फर्नीचर है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, मज़ीद फिक्स्ड कॉस्ट, बिजली के खर्चे, वो तमाम इसमें शामिल. हर बिजनेस का बच्चे यही मॉडल होता है. शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड देन इन द फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स देयर विल बी नेट कैश इनफ्लोज. इसी की अप्रेजल करनी. पॉइंट क्लियर है. ये देखो, ये जितनी बातें अभी मैंने की हैं ये आपको चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 8 यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से शुरू होती हुई नजर आएगी बात, उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद फिर एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टू इवेल्यूएट. ये देखें यहाँ पे से मैं इसको पढ़ता हूँ. वट एवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज प्लान्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स अप्रेजल इज, ये पेज नंबर 8 है, टू इवेल्यूएट इफ ऑनगोइंग नेट कैश इनफ्लोज, जो कि क्या है, रेवेन्यू लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या ये सफिशिएंट हैं, आर दिस सफिशिएंट इनफ to not only cover the initial capital investment but surpass that and generate profits over the investment lifespan or not. यानी कि ये जो फ्यूचर में तुम्हें नेट कैश इनफ्लोज रिसीव हो रहे हैं, क्या वो इतने हैं कि वो ना सिर्फ कैपिटल कॉस्ट को कवर कर जाएं बल्कि ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉफिट भी तो जनरेट करें. मैं सिर्फ इसलिए थोड़ी काम कर रहा हूँ कि बस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूरी कर दूँ और मैं उसी पे खुश होता रहूँ. बिजनेस तो कमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च होता है, वो तो इस मकसद के लिए है कि कॉस्ट कवर हो और ऊपर कोई प्रॉफिट मुझे रिटर्न करे. So this is what financial viability is. Long term cost and benefit analysis भी इसको कह सकते हैं. So key features क्या हैं, शुरू में कैपिटल कॉस्ट, फिर नेट कैश इनफ्लोज ओवर लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन रिटर्न फेज एट द एंड. रिटर्न फेज क्या है, डिस्पोजल वैल्यू. ठीक है, ये फीचर्स हैं हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के. लेकिन ना इसमें एक छोटा सा मसला है. मसला पता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हो जाएगा. ये चलो पहले ये भी देख लें, आगे फॉर्मेट भी तुम्हें, ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ सारा फॉर्मेट बना रहा है, ये बॉक्स में देखो ज़रा, अगले पेज पे आओ, फिर मैं बात करता हूँ उस पर. ये देखो T0 मतलब 0, उसके बाद 4 सालों का होराइजन है, ये बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ हुआ है. नीचे मैंने इसका फॉर्मेट भी ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है. सो यहाँ पे कह सकते हैं इसको वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह लो, फिक्स्ड ओवरहेड्स कह लें, फिर टोटल, बात वही है जो कि मैंने अभी बोर्ड पे ड्रॉ किया. सो ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा. जी अभी मैं बात कर रहा था कि मैं क्या करूँ, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नेट कैश इनफ्लोज रिसीव हो रहे हैं, इसको इकट्ठा करूँ और कंपेयर कर लूँ किसके साथ, कैपिटल कॉस्ट से. अगर तो ये ओवर एंड अबव है तो ठीक है, बड़ी खुशी की बात है. क्या मैं स्ट्रेट अवे इनको ऐड करके से कंपेयर कर लूँ, नहीं. दिस इज द बिगेस्ट इशू. क्यों, बिकॉज दीज कैश फ्लोज आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम ओवर इन्वेस्टमेंट होराइजन. ये 1 साल से ज़्यादा के कैश फ्लोज हैं, और जब 1 साल से आगे बात चली जाए तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है.
और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहती है? वो ये कहती है कि सर जी वो ये कहती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहती है? वो कहती है कि ये जो 100 रुपया आज है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। क्यों? वैल्यू नहीं है। ज़रा अब बेहतर अंदाज में अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, क्योंकि अब रेलेवेंट कॉस्टिंग भी जानते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग भी जानते हैं। रीज़न सर ये है, यही 100 रुपया इसमें पोटेंशियल है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो सकता है और ये कोई रिटर्न दे सकता है। पैसा इज़ अ रिसोर्स, पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यही 100 रुपया अगर मैं यहाँ ना लगाऊं तो कहीं और इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं हासिल कर सकता 1 साल के लिए। मिसाल के तौर पे मैं किसी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करके तो 8% रिटर्न तो अर्न कर सकता था। तो यही 100 रुपया इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इट कैन बी, इट कुड हैव बीन इन्वेस्टेड समवेयर एल्स और इट कुड हैव बीन यूज्ड समवेयर एल्स टू अर्न सम रिटर्न आउट ऑफ इट। तो अगर मैं मिसाल ले लूँ कि ये जो रिटर्न इससे हासिल किया जा सकता था वो फॉर एग्जाम्पल 10% था, तो यही 100 रुपया आज से 1 साल बाद क्या बन जाए? बिल्कुल ऐसा ही है, 100 इंटू 1.1। सो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड कि ये जो 100 रुपया है ना, ये 1 साल बाद 110 के बराबर है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है ना हर बंदे की अलग होती है। आपको इस चीज़ का अंदाजा है? हर बंदा 100 रुपये से कितना रिटर्न हासिल कर सकता है 1 साल के बाद? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एवरी पर्सनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज डिफरेंट। इस भाई साहब में ये पोटेंशियल हो सकता है कि ये 100 रुपये से 1 साल बाद 120 की चीज़ बना सके। मे बी इसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, मे बी इसके पास बिजनेस वेंचर्स अवेलेबल हों। कोई और मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कर सकता हूँ कि किसी सेविंग अकाउंट में रखवा दिया, उसने 4% रिटर्न दे दिया तो 104 रुपये आ गए बस साल के बाद। डबल शाह सुना था किसी ने? डबल शाह का कभी नाम नहीं सुना? हिस्ट्री का इतना पुराना इतना कोई बंदा था, वो क्या करता था कि पैसे लेता था और उसको डबल करके देता था। उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या था? 100%। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स पता क्या थी? वो कहता था कि अगर मैं यहां ना लगाऊं ये 100 रुपया, तुम मुझे सिर्फ साल के बाद 10 रुपया करके मजीद दे रहे हो, तो मैं इसको डबल कर सकता हूं। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स 2 टाइम्स है, 100% है। सो ये आप नहीं नजर आता, पता नहीं कहां चला गया, मर गया, अब जेल में मर गया था। ओए होए होए, अच्छा चले खैर, बहरहाल कहीं और चल जाएगा बात। सो 100 रुपया ये पोटेंशियल रखता है कि इट कुड हैव अर्न द रिटर्न ऑफ सम, कोई भी रिटर्न हो सकता है आउट ऑफ इट, मतलब ये 100 रुपये के बराबर नहीं है। सो अगर मैंने यहाँ पे सेफली एज्यूम किया कि अगर 10% वो रिटर्न है, तो इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल मेरा कितना था? 100, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 10%। सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू जो कि आज है इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, तो दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू जो कि आज है आफ्टर 1 ईयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। मतलब 100 इंटू 1 प्लस आई, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? 10%, सो 110। सो यहाँ से बेसिक फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का राइज होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू इफ यू नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ऑफ एनी वैल्यू जो कि आज है। इसी तरह से अगर मैं इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूला को एक्सटेंड करना चाहूँ, मैं अगर सेकंड ईयर पे जाना चाहूँ, तो सेकंड ईयर से बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? ज़रा आप बताएं। ये क्यों है, तुम पढ़ चुके हो, मुझे पता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कंपाउंड और सिंपल। सिंपल की आपने बात नहीं करनी, क्योंकि ये वो है जहाँ से अब इंशाल्लाह सेकंड ईयर से यहूदियत का निज़ाम कायम हो जाएगा। कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इस पे ही पूरी आपकी बैंकिंग बेस्ड है, इसी यही यहूदियत है। क्या? कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, सूद दर सूद, पैसे पे सूद। सो इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या है? सेकंड ईयर में जब इंटरेस्ट रेट लगेगा वो ना सिर्फ तुम्हारे प्रिंसिपल पे लगेगा बल्कि वो इंटरेस्ट पे भी जो कि तुमने पहले साल अर्न किया है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडेड। पूरी आपकी BFD, पूरी ये MFA इसी पे बेस्ड है, सारी एकेडमिक्स इस पे बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा। तो जब तुम सेकंड ईयर में आओगे तो इंटरेस्ट के लिए अगेन तुम एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 1 प्लस आई होगा। तो देखो वो कैसे कैलकुलेट होगा, यानी F2 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? P इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई। ये क्या था? 110। इसके अंदर ना सिर्फ प्रिंसिपल शामिल है, पहले साल का इंटरेस्ट भी शामिल है। अब जब तुम इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हो, वो ना सिर्फ मेन प्रिंसिपल ऑफ 100 पे लग रहा है बल्कि उसके अंदर जो 10 रुपए का इंटरेस्ट है उस पर भी लग रहा है।
So in other words, when bases are same, the powers are added, it gives a formula of P into 1 plus I raised power 2. So after 2 years यही 100 रुपया अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 120 होना था, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? बेस प्रिंसिपल पे, 100 के ही अगेन 10% पे, लेकिन अब ये किस पे लग रहा है? 100 पे भी और 10 पे भी. सो अब आफ्टर 2 years ये वैल्यू कितनी सर बन जाएगी? 100 इंटू 1.1 रेज पावर 2 एट दैट इज इट इज 121. सो 1 रुपया मजीद. सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन nth ईयर, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा सर? Fn is equal to P into 1 plus I raised power n. So if I need to calculate future value of any value जो कि आज है for any particular nth year, for example year 6, so the formula will be this one. अगर मुझे आज present value दे दी जाए और मुझे ये पता चल जाए कि हर साल मेरी opportunity cost of funds interest rate कितना है 10%, तो 1.1 raised power 6, it will give me the value of 100 rupees today at the end of 6th year. छठे साल में इसकी वैल्यू क्या है बताएं? क्या कल से कैलकुलेटर लेके आना, मुंशियों वाला नहीं, दूसरे वाला साइंटिफिक, वो जिसके बड़े बड़े नहीं होते, इतना बड़ा सा होता है दुकानदार वाला, वो आजकल वो इजी खाता चल रहा है जो यूट्यूब में 177.15. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये जो 100 रुपये आज है इसकी वैल्यू इसने एट द एंड ऑफ 7th ईयर कितनी दे दी? 177.15 एट द एंड ऑफ 6 सॉरी 177.15. ये जो बच्चे फॉर्मूला है ना Fn इज इक्वल टू P इंटू ये वाला, इस फॉर्मूले में ये वाला जो आइटम है 1 प्लस आई रेज पावर n, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर. क्या कहते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव पता क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपाउंड का मतलब होता है भर देना किसी चीज को. ये फैक्टर पता क्या करता है? ये गिवन इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक वैल्यू के अंदर गिवन सर्टेन ऑफ ईयर्स के बराबर इंटरेस्ट की वैल्यू भर देता है. ये जो 177.15 है ना, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि 100 रुपया एक पाक एंड पवित्र वैल्यू थी. इसमें 6 सालों के इंटरेस्ट का फैक्टर इसने ऐड अप करके तो यहाँ वैल्यू प्लेस की हुई है. ये भरता है, ये ऐड अप करता है. द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है. सो अगर मैं इसमें से सिर्फ एक काम करूं कि 77.15 निकाल दूं तो ये वापस बेस प्रिंसिपल पे आ जाएगा. सो कंपाउंडिंग फैक्टर इट ओनली बिल्ड्स अप द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ गिवन कैश फ्लो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. इधर से ही ये जो बेस फॉर्मूला है तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू का, अगर मैं इसको ही रीअरेंज करूं तो यू कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू जो कि फ्यूचर में प्लेस्ड है, जिसकी आगे एप्लीकेशन अब हमारी चलने लगी है. दैट इज व्हाट the formula for calculating present value of any cash flow that is placed at some future point in time. ये देखो PV is equal to F over 1 plus I raised power n for any value that is placed at, for example मैं इसी टाइमलाइन को लेता हूँ, मैं कहता हूँ चौथे साल में कोई कैश फ्लो पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू है 150. So this is placed at the end of 4th year and interest rate is 10%. So if you want to calculate the present value of this 150 जो कि कहाँ placed है? At the end of 4th year. आज लाना चाहते हो तो कैसे करोगे? फ्यूचर वैल्यू कितनी? 150. ये कहाँ placed है? At the end of 4th year. Interest rate is 10%, 1.1. वैल्यू निकालो 102.45. इसने क्या किया कि ये जो 150 की वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर है, इसको ला के जब यहाँ पे प्लेस किया तो तुम्हें वैल्यू रिटर्न कर दी 102.45. यही है. एंड इट इज अगेन ये एक पाक साफ वैल्यू बन गई है जिसमें से 4 सालों का इंटरेस्ट का फैक्टर निकाल दिया गया है. ये जो तुम्हें फैक्टर नजर आ रहा ना, ये वाला, ये चीजें पहले पढ़ी हुई है तुमने, राइट? अच्छा कोई नहीं. F इज इक्वल टू 1 over 1 plus I रेज पावर n. जिस तरह से मैंने तुम्हें कंपाउंडिंग फैक्टर बताया ना, ये फैक्टर क्या है? इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर.
कंपाउंडिंग फैक्टर क्या करता है, इंटरेस्ट का एलिमेंट बिल्ड इन कर देता है, भर देता है किसी कैश फ्लो में। डिस्काउंटिंग फैक्टर उतने सालों के लिए जो मैं अपने फॉर्मूले में यूज़ करूं, उतने सालों के लिए जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है उसमें से निकाल बाहर करता है और एक वैल्यू प्योर फ्रॉम द इंटरेस्ट रिटर्न आपको करके दे देता है। तो ये नहीं, ये जो जब तूने 150 के ऊपर ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया तो उसने क्या किया कि ये जो 150 के अंदर 4 सालों का इंटरेस्ट फैक्टर बिल्ट इन था, ऐसा ही था ना, तो उसको उसमें से निकाल के तो तुम्हें एक वैल्यू रिटर्न कर दी आज की डेट पे, दैट इज प्योर ऑफ एवरी इंटरेस्ट। सो इस पूरी डिस्कशन में 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी प्रेजेंट वैल्यू टुडे 1, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू दैट इज प्लेस्ड एट सम फ्यूचर डेट। ये 2 फार्मूलाज हमने निकाले हैं। मैंने इसकी डिस्कशन आगे जाके करनी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल घूम ही सब प्रेजेंट वैल्यू के गिर्द रहा है, अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, सो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि एक कैश फ्लो जो कि 6ठे साल पे है और एक कैश फ्लो जो 4थे साल पे है, क्या ये कंपेरेबल है आपस में? नहीं है। क्यों? यूं ही समझ लो कि ये 6 साल सीनियर है, ये 4 साल सीनियर है। इसके अंदर 6 सालों का इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल है, इसके अंदर 4 सालों का इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल है। फॉर दीज वैल्यूज टू बी एडजस्टेड विद वन अनदर, आपने अगर इनको आपस में ऐड या माइनस करना है, इन तमाम कैश फ्लोज को एक पॉइंट इन टाइम पे लेके आए। आप यूं कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 6ठे साल के कैश फ्लो को 4थे साल में ले आओ तो फिर दोनों ऐड हो सकते हैं। 4थे साल को कंपाउंड करके 6ठे में ले जाओ और 6ठे में जाके फिर इन 2 को ऐड कर दें, ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप इन दोनों को उठाओ, इसको 4 साल से डिस्काउंट करके आज ले आओ, इसको 6 साल से डिस्काउंट करके आज ले आओ और यहाँ पे ऐड कर दो। इनको एक पॉइंट इन टाइम पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप 30 साल या 40 साल का एक बंदा है जो कि यूनिवर्सिटी का पास आउट है और उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन नॉट कंपेयर दैट गाय विद अ पर्सन जो कि 30 साल का है, अभी पास आउट हुआ है। कर सकते हैं? नहीं। या तो आप 2 कंपैरिजंस बना सकते हैं, या तो आप यूं कहोगे कि ये जो 40 साल का बंदा है, ये जब पास आउट हुआ था 10 साल पहले, वो वर्सेस ये बंदा जो कि अभी है, ये फिर लेवल ग्राउंड बनते हैं कंपेयर होने वाले। या ये बंदा 10 साल बाद जब एक्सपीरियंस हासिल कर लेगा तो फिर इससे मुकाबला करना बनता है। लाइकवाइज सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर दिस डिस्कशन ऑफ कैश फ्लोज एज वेल। सो कैश फ्लोज मैच्योरिटी लेवल पे बराबर होने चाहिए फॉर दोज टू बी एडेड, फॉर दोज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब ये डिफरेंस पे खड़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। यानी हर कैश फ्लो का डिस्काउंट रेट नहीं, हाँ नहीं, वो हम एक ही एज्यूम कर। अभी मैं आता हूँ कि हम ये कैलकुलेशन करेंगे कहाँ खड़े होकर, जब एनपीवी बताऊंगा तब वहाँ जाके मैं बात करूँगा। एक ही डिस्काउंट रेट लेना है, आज फैसला करना है, तो इसलिए अभी मेरी ये डिस्कशन नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैश फ्लोज पे नहीं परफॉर्म किए जा सकते जब वो डिफरेंट पॉइंट्स पे, बस अभी मैंने इतना बताया। तो थोड़ा आगे चल के बताऊँगा कि T0 पे कैलकुलेशन हमने सारी करनी है। अभी ठहर जाए। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ 2 फार्मूलाज पे बात की है। ये वाला जो सर आपका फार्मूला है ना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, एक तो हम निकाल सकते हैं फार्मूला से जो कि मैंने अभी बताया है। इसकी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है, एनी वन ऑफ यू जो जानता हो? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने पहले कभी पढ़ा तो नहीं कहीं? टेबल से निकालनी सीखी है? यानी सीए में ही है। चलें कर लेते हैं डिस्कस। मैं वैसे पूछ रहा हूं, ये देखें जी, ये जो आपका डिस्काउंट, इधर देखें, ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ना, ये एक टेबल से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर गिवन इंटरेस्ट रेट एंड फॉर गिवन पीरियड। ये तो फॉर्मूला है कि मुझे अगर इंटरेस्ट रेट दे दो और मुझे पीरियड दे दो तो मैं ये फैक्टर निकाल लेता हूँ। ऑल्टरनेटिवली इस किताब के एंड पे चले जाओ, आखिरी सफ़े पे आओ, तुम्हें 2 टेबल्स मिलेंगे। यही फैक्टर अगर आप इंटरेस्ट रेट और गिवन एन यानी गिवन पीरियड के लिए, ये फैक्टर आप स्ट्रेट अवे फेच भी कर सकते हो, उठा भी सकते हो टेबल से। ये देखो, सबसे आखिरी सफ़े से पिछले वाले को देखो, ये है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल। आइडेंटिफाइड है? क्यों मैं किया था? चलें देख लें, सबसे आखिरी से पिछला पेज, ये वाला, यानी ये है एनमिटी का, ये भी रुक जाए, ये वाला है टेबल। सो फॉर गिवन इंटरेस्ट रेट and for given period you can easily fetch a value of discounting factor from this table and it is very easy। और
आपके लेवल पे तो शायद बहुत ज़्यादा ये फ़र्क ना डाले, लेकिन करेगा फ़र्क फिर भी, क्योंकि BFD में तो बड़ी डिटेल कैलकुलेशंस हैं। तो यहाँ पे भी इट इज़ टाइम इफेक्टिव इफ़ यू गो फॉर द कैलकुलेशंस थ्रू टेबल। देखो यही चीज़ जो कि मैंने अभी इधर कैलकुलेट की, क्या कैलकुलेट की, 10% और 4, यही था ना डिस्काउंट फैक्टर मेरा। अगर मैं 10% और 4 का फैक्टर यहाँ से ट्रेस करना चाहूँ, देखो कैसे करोगे। ऊपर तो मैं नज़र आ रहे हैं परसेंटेजेस, इंटरेस्ट रेट्स, अक्रॉस द एक्सट्रीम लेफ्ट तुम्हें पीरियड्स नज़र आ रहे हैं। सो 4th पीरियड यानी कि 4th रो तुम्हारी बनती है, और इसमें 10% के नीचे जाके देखो वैल्यू क्या है, 0.683, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्काउंट फैक्टर, 0.683। तो ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी 0.683। तो बजाय इसके कि ये कैलकुलेशन में पढ़ो, ये स्ट्रेट अवे वैल्यू फैच कर सकते हो। सो यहाँ से भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। कैसे, फ्यूचर वैल्यू 150 थी इनटू दिस फैक्टर स्ट्रेट अवे 0.683, क्या वैल्यू बनी, वही बननी चाहिए 102.45, हल्का सा राउंडिंग ऑफ का फर्क रहेगा। So this is the second approach to calculate present value of any cash flow। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्यूचर में वैल्यू पड़ी हुई है 10,250, इंटरेस्ट रेट मेरा 11% है, और 8वें साल ये वैल्यू पड़ी हुई है, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू थ्रू टेबल निकाल के बताएं। फ्यूचर वैल्यू 10,250 है, ये 11% इंटरेस्ट रेट है और 8वें साल पे पड़ी हुई है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेबल से निकाल के। अगर मैं, ओहो पूरी वैल्यू बताओ ना, प्रेजेंट वैल्यू। ये देखें फ्यूचर वैल्यू क्या है 10,250। ये फैक्टर जो देखोगे किसका देखोगे, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट 11%। ये देखें इसको लिखते कैसे हैं, 11% और 8, इसका फैक्टर अब आपने ट्रेस करना है 0.43, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो 11% ऊपर से देख लें और फिर 8th ईयर 0.434, एग्जैक्ट मार्क हो रहा है। चले मल्टीप्लाई करें और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, 4,448.5, एग्रीड। चले सो ये सिर्फ मैंने ये जो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ टेबल्स की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको आज के बाद से यही रेकमेंड करूँगा कि एक ख़ास जगह है जहाँ पे मजबूरी हो जाती है कि आप इंटरेस्ट रेट यानी कि ये फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करें, वरना इसके अलावा मेरी तरफ से रेकमेंडेशन यही होती है, यूज़ द टेबल्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, तो उनसे मांगना पड़ता है, मैंने जो सुना है। सो ये ऐसे नहीं देते कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज पार्ट ऑफ द आंसर शीट, तो आप उनसे मांग लें तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर्मूला भी लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, ज़्यादा इम्पैक्ट आता है BFD में। यहाँ पे भी टाइम सेविंग के लिए एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है, चूँकि असल में यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट अप्रेजल के अलावा इसका इस्तेमाल नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा अब ये देखो, यही टेबल जो कि अभी हमने देखा है, इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी फास्ट फॉरवर्ड के नाम से मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसमें तुम्हें फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का मिल जाएगा, F1, पेज नंबर है 9, पेज नंबर 9 निकालें, कम टू पेज नंबर 9। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फास्ट फॉरवर्ड है इस ब्लॉक के अंदर, फ्यूचर वैल्यू F1, FN और P, ठीक। और एंड पे देखो तुम्हें पैराग्राफ मिल जाएगा, ये मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर और कंपाउंडिंग फैक्टर का भी बात यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। फिर नीचे बताया डिस्काउंट फैक्टर कैन बी कंप्यूटेड थ्रू फार्मूला मेंशन अबव और आइडेंटिफाइड थ्रू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। सो PVIF वैल्यू ऑफ डिस्काउंट फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम टेबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ I एंड N। सो ये PVIF, यही I, N की बात यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल किसी का हो? ये मैंने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है कि जो मैंने बात शुरू की थी कि भाई ये जो फ्यूचर में कैश फ्लोज हैं, इसको ऐड करके तो इससे कंपेयर करके मैं फैसला कर लूँ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 1 साल सीनियर है, ये 2 साल सीनियर है, ये 3 साल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको किसी एक जगह पे लाना पड़ेगा ताकि कंपेयर किया जा सके फ्यूचर बेनिफिट्स और
कैपिटल कॉस्ट। अब हम उस पे आने लगे हैं कि मैं कहाँ खड़े होकर ये डिसीजन करूँ, कहाँ पे कैश फ्लोज को लेके आऊँ। इसका जवाब मुझे देगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये तुमने पढ़ा हुआ है ना, शक्ल से लग रहा है तुम्हारी। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यूएम में पढ़ा, इवन जब मैं भी स्टूडेंट था 2011 में, तो ये तब भी क्यूएम में था और अब भी है ना। वो आईआरआर भी है मेरा ख्याल है ना, बेसिक कैलकुलेशन है उसकी। चलें, अच्छा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है, इधर देखें ज़रा। नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है कि मैं अभी फैसला करने लगा हूँ ना, डिसीजन लेने लगा हूँ, मुझे बताएं मैं डिसीजन लेते हुए कहाँ पे खड़ा हूँ, और मैंने ये डिसीजन लेना है कि क्या आज मैं ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। तो एनपीवी कहता है कि सर आप यूँ करें कि चूंकि यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ एट टी नॉट, ब्रिंग ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज टुडे, कैपिटल कॉस्ट तो पहले ही आज की डेट पे है, और यहाँ पे तमाम कैश फ्लोज को लेके आएँ और कैपिटल कॉस्ट से कंपेयर करें और यहाँ खड़े होकर फैसला करें। अगर तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, नेगेटिव है दफा करें, ना करें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट। इन अदर वर्ड्स ये कहता है पहले साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करो 1 साल से, इसको डिस्काउंट करें 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट इज एनपीवी? एनपीवी इज present value of future net cash inflows less capital cost। अगर तो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, बेस ऑफ डिसीजन देख लें, अगर तो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, अकेला अकेला, मुझे सवाल में दिया जाता है कि जी एक प्रोजेक्ट है बताएं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो बेस ऑफ डिसीजन क्या होगा? अगर तो एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब है सिलेक्ट कर लें प्रोजेक्ट। अगर तो एनपीवी नेगेटिव है, इसका मतलब है रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। देखो पॉजिटिव कब होगी? जब इस प्रोजेक्ट से जो फ्यूचर कैश फ्लोज रिसीव हो रहे होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, किससे? कैपिटल कॉस्ट से। इट मींस दैट यस एनपीवी इज पॉजिटिव, इन्वेस्ट कह लो या सिलेक्ट कह लो, जो बेहतर लगता है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज ये कम है कैपिटल कॉस्ट से, इसका मतलब है नो, एनपीवी इज नेगेटिव, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ये कब बात कर रहा हूँ? जब एक ही प्रोजेक्ट मुझे सवाल में गिवन हो। अगर मल्टीपल है तो वो प्रोजेक्ट जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट with highest NPV will be selected। so यहाँ से पता चल गया कि मैंने तमाम कैश फ्लोज को कहाँ पे लाना है? टी नॉट पे। दिस इज माय टारगेट। सो यहीं से पता चलता है कि क्यों प्रेजेंट वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही एनपीवी। एनपीवी में होनी ही प्रेजेंट वैल्यूएशन है, फ्यूचर वैल्यूएशन का कहीं लेना देना कोई नहीं है तुम्हारे पूरे सिलेबस में, लेकिन बेस ही वो है। फार्मूला डिराइव ही कहाँ से हुआ है? फ्यूचर वैल्यू के फार्मूला से। वो समझना ज़रूरी है। आओ ज़रा आप थ्योरी पे आते हैं, ये ज़रा इसको देखते हैं। एनपीवी क्या है? कैसे पढ़ो ज़रा, पेज नंबर 9। ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो है ना, एनपीवी एब्सोल्यूट फिगर है, एक वैल्यू है, उसकी बेसिस पे फैसला है। सो दूसरे अंदाज में ये नेट बेनिफिट्स और नेट कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं है, बस फ़र्क ये है कि डिफरेंट सालों पे फैला हुआ है, एक जगह पे ला के तो मैंने काम वही किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है इसी चीज़ की। ये देखो ओवर द 4 years ये तुम्हें प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, तो उन तमाम 4 सालों के कैश फ्लो को उठा के आप टी नॉट पे ले आओगे। ये पेज नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। फिर देखो हर साल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट होंगे। ये जितने भी तुम्हें नेट कैश फ्लोज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इन तमाम को डिस्काउंट करके कहाँ पे लाऊंगा? ये देखो, चलो यहाँ से देख लेते हैं। ये जो तुम्हारे पास नेट कैश फ्लोज बन के आ गए सारे, अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? डिस्काउंट फैक्टर यानी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो कि तुम्हें दे दिया जाएगा क्या? फॉर एग्जांपल 10%, या तुम कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे फैक्टर्स प्लेस करना शुरू कर दोगे, ठीक, और सबको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू। इसके नतीजे में ये जितने भी कैश फ्लोज हैं ये उठ के कहाँ पे आ जाएंगे? जीरो के ऊपर आ गए। उसमें इसको एडजस्ट कर देंगे, ये पहले ही जीरो के ऊपर है, दैट विल गिव यू व्हाट? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो इसके बाद सिर्फ 2 लाइनें ही बचती हैं, एक तो डिस्काउंटिंग यूजिंग द डिस्काउंट फैक्टर, वही जो कि हमने अभी सीखा है। ये देखो यहाँ से, सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग, ये देखो ये जो यहाँ का ये फैक्टर यहाँ प्लेस करूंगा, ये मैं कौन सा प्लेस करूंगा? 10%
और फर्स्ट ईयर के लिए, यहाँ पे 10% और सेकेंड ईयर के लिए, 10% और 3 इयर्स के लिए। तो ये देखो, ये 10% और 3 इयर्स का फैक्टर जब तीसरे साल के कैश फ्लो से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको उठा के कहाँ पे फेंक देगा? जीरो पे। जो सेकेंड ईयर का 10% का फैक्टर होगा वो इस सेकेंड ईयर के कैश फ्लो से मल्टीप्लाई होगा तो उसको कहाँ पे फेंक देगा? जीरो पे। तो सारे कैश फ्लोज बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज कहाँ पे आ जाएंगे? जीरो के ऊपर। वी विल ऐड ऑल ऑफ देम एंड वी विल कैलकुलेट एनपीवी एंड वी विल फॉर्म द बेस ऑफ डिसीजन। दैट्स इट। तो डिस्काउंट फैक्टर का जहां तक ताल्लुक है अभी शुरू है, वरना इसमें कैलकुलेशंस भी हैं। पहले आपके सिलेबस में नहीं थी, आप सिलेबस में शामिल है, कैलकुलेशंस भी हैं। सो दैट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। देखो, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट उस पर बात करता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उस पर बात करता है। तो सिर्फ अगर इन स्टेप्स को जल्दी से देख लें तो फिर बाकी कल से इंशाल्लाह इस पर बात करिए। देखो, चलो कल स्टेप्स पढ़ लेंगे। ये पेज नंबर 11 पे आ जाओ। ये एनपीवी का स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फुल फ्लैज है, ठीक है। इग्नोरिंग सम स्पेशल आइटम्स, अभी मैंने स्पेशल आइटम्स की बात नहीं की, अभी मैंने मेन चीज़ें बात की हैं और एनपीवी तक पहुँचा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फिर कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू और नेट कैश फ्लोज फाइनल। उसके बाद देखो वही डिस्काउंट फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट का फैक्टर, डिस्काउंटिंग, ये सारे डिस्काउंट फैक्टर्स तुम प्लेस करोगे और फिर प्रेजेंट वैल्यूएशन हो जाएगी एंड देन यू विल कैलकुलेट एनपीवी, दैट इज सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज, दैट्स एनपीवी। तो इंशाल्लाह यहीं से कल शुरू करेंगे और स्टार्ट हम ज़रा सवालों से कर लेंगे, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है, अभी इस पे बात होगी डिटेल में। डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करेंगे एक ख़ास मकसद के लिए, वरना डेप्रिसिएशन लेनी नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश आइटम। लेकिन उसको कंसिडर पता किस लिए करेंगे? टैक्स के लिए। अभी नहीं इस पर बात, अभी ठहर जाए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।